सो जहाँ तक आज का हमारा सेशन है उस तरफ आते हैं अभी टाइम ज़ाया किए बिना। हमारा जो आईसेक का जो एक प्रोसीजर है एस्पायरेंट्स को लेके चलने का वो क्वाइट अनकन्वेंशनल है। यूजुअली जो कि एकेडमीज़ में होता है उस तरीके से नहीं, थोड़ा-सा हट के। इसीलिए यहाँ पे 1 ईयर प्लान जो है आपने वो 1 ईयर प्लान ही उठाया होगा, तो 1 ईयर प्लान कंप्लीट लेके चलते हैं। तो हमारा जो मेनली फ़ोकस होता है वो सुपरफिशियल प्रिपरेशन पे नहीं होता है जो मेनली किया जाता है। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अकेडमीज़ मेकअप करवाती हैं बच्चों को, तो नीचे डैन की डैन ही होती है, जब वो पेपर देने जाते हैं तो डैन बाहर आ जाती है, ठीक है? तो हमारा मेनली जो फ़ोकस होता है वो ये है कि हम एस्पायरेंट को जो है वो उससे टाइम से लें, उसके उसको टाइम दें और वो हमें टाइम दें। और उस टाइम के दौरान हम उसको इस तरह लेके चलें क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पहले 2015-14 से पहले जो है एस्पायरेंट ज़्यादातर जो है वो सोशल साइंसेज़ के बैकग्राउंड से आते थे। अभी रिसेंट पास्ट में और रिसेंटली ये देखा गया ट्रेंड कि अभी साइंसेज़ के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और इसमें इंजीनियरिंग से भी हैं, इवन मेडिकल फील्ड से भी काफ़ी पेरेंट्स आ रहे हैं। तो उनके लिए तमाम टर्मिनोलॉजीज़ जो हमने यहाँ बोलनी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो उनसे टॉपिक्स डिस्कस होने हैं यहाँ पे, वो हवाई फायर होंगे। वो आपको समझ ही नहीं आनी क्या बात है। तो मैं जो चूँकि ये कोर्स डिज़ाइन हुआ तो इसी रेंज में रख के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे एस्पायरेंट से क्योंकि मैं भी एस्पायरेंट रहा हूँ, तो मुझे भी इन चीज़ों का पता है और बाकी भी लोग फैकल्टी के और इससे पहले जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, उनकी पोस्टिंग बाकी इलाकों में हो चुकी है, तो ऑफिसर्स थे हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएटेड। उनकी रिकमेंडेशन पे ये कोर्स डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि एस्पायरेंट के अंदर घुस के, यानी एस्पायरेंट की नज़र से बनाया गया है। एस्पायरेंट को क्या चाहिए? एकेडमी को तो ये चाहिए ना जी आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं, आपसे 12 सब्जेक्ट के पैसे लिए जाएँ, आपको 12 सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ बताया जाए और उसके बाद आपको कहा जाए आप जाएँ, ठीक है? बनता तो यही है ना, हर एकेडमी ऐसे ही कर रही है। लेकिन मेरे नज़दीक और वैसे भी ये मैं अक्सर माजिद साहब को कहता हूँ, ऑनर हैमन को कहता हूँ कि आप बड़ी एक नेकी का काम कर रहे हैं ये जो है ना ये फाउंडेशन कोर्स स्पेशली जो है। ये फाउंडेशन कोर्स के अंदर वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी एकेडमी में ऑफर नहीं की जाती। और मेरे ख्याल से एक एस्पायरेंट जो थोड़ा-सा भी जिसकी तैयारी है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर आप एस्पायरेंट्स जो अभी आ रहे हैं मार्केट में, जो बच्चे अभी आ रहे हैं सीएसएस के लिए, उनका फ़ील्ड नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होता उन चीज़ों का और उनके लिए वो तमाम चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे अगर मैं आपको पाकिस्तान अफेयर्स एक सब्जेक्ट है सीएसएस के अंदर, अगर वो मैं आपके सामने डिस्कस करना शुरू करूँ तो कोर्स आउटलाइन के अंदर एक हेडर है जी जो है वो जियो स्ट्रैटेजिक पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस या फिर रीजनल डायनामिक्स, सिक्योरिटी डायनामिक्स, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। अब जियो स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिको इकोनॉमिक डायनामिक्स एंड स्ट्रैटेजिक ये तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज का बच्चा समझ जाएगा। लेकिन एक बच्चा जो केमिस्ट्री से आया है, जो ज़ूलॉजी से आया है, लॉ वाले को भी ये चीज़ें समझने में दिक्कत आएगी। ये चीज़ें समझने में टाइम लगेगा उसे। जब तक उसको टाइम लगेगा तब तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अकेडमी वाले कहेंगे बेटा हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, आपके पास हमने इतने लेक्चर्स कहा था 30 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, देख लें हमने आपको दे दिए हैं, तो टाटा बाय-बाय। ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो एस्पायरेंट बाहर निकलेगा, बाहर निकल के कुछ अर्सा देखेगा, उसको कुछ पता नहीं होगा, वो डिसहार्ट हो जाएगा। वो कहेगा कि मुझे तो किसी चीज़ का नहीं पता। सेकंड इसके पीछे जो एक विज़डम थी वो ये थी कि देखें मैं अगर आपको ये बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स अगर अभी समझाना शुरू कर दूँ या मैं डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट्स पे ले जाऊँ, तो आपके साथ एक प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको उन सब्जेक्ट्स को समझने में टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी, आपको समझ नहीं आएगी, आप टीचर का भी सर ज़्यादा खाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और थोड़े अरसे के बाद चूँकि आप अपने आप को सेकंड थॉट पहले दिन से आना शुरू होगी कि यार ये मेरा फ़ील्ड नहीं है, यार ये मेरा फ़ील्ड नहीं है, यार मैं एमफ़िल भी करने जा सकता हूँ, मैं एचईसी के स्कॉलरशिप से बाहर भी जा सकता हूँ, यार मैं कहीं इंटर्नशिप कर सकता हूँ। यानी आपके पहले दिन से आपके दिमाग में एस्पायरेंट के दिमाग में ये थॉट होती है। जो ग्रेजुएट हुआ है उसको होता है कि यार मैं अपने फ़ील्ड में जाऊँ। तो जब आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएँगी ना, आपको लगेगा कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मुझे ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कोई मतलब आसमानी सहीफ़े हैं ये जो मुझे बंदा सुना रहा है। और ये एक मतलब कोई एंजल्स ही समझ सकते हैं, ये जो लोग करते हैं सीएसएस ये तो कोई और ब्रीड है, एक और ब्लड है जो आके करता है, मेरे वाली चीज़ नहीं है, मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, मेरे दिमाग के अंदर वो फैकल्टीज़ नहीं है, मेरी वो कैपेसिटी और इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं इन चीज़ों को समझ सकूँ।
अल्टीमेटली क्या होगा कि बहुत से बच्चों को मैंने आंखों के सामने बहुत पोटेंशियल होता है उनके अंदर, लेकिन गिव अप कर जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। सो वो इस सारे मसले से बच्चों को 2-4 हमने देखा। मैं खुद एस्पायरेंट रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता है, हम होते थे, क्योंकि मेरा तो सोशल साइंसेज का बैकग्राउंड था। मेरा भी था नहीं, मैं भी मतलब पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता रहा हूँ, 2 सेमेस्टर मैंने करके बाद में सोशल साइंस पे कन्वर्ट मारा था, सिर्फ सीएसएस और इस चक्कर में आने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे साथ की, जो मेरे बैचमेट थे, बाद में वो कर गए, तो वो लोग जब आए इस तरफ तो उनको तो दिक्कत आई, मेरे लिए तो मसला नहीं था, मैंने तो सोशल साइंसेज में काफी वक्त गुजारा, डिग्रीज मेरी सोशल साइंसेज से रिलेटेड थी सारी। मसला ये हुआ कि हमने इन चीजों को अंडरस्टैंड किया कि यार एस्पायरेंट को डराना नहीं है, हमने उसको डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। मसला सीधा से ये है कि सीएसएस जो है ये फियर की गेम है, फियर, अगर अकेडमी में फियर ही बेचा जाता है, ठीक है। आपको डराया जाए, इतना डराया जाए, इतना डराया जाए, आप कहो कि यार मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये जो आपकी टेंशन है, ये आपकी टेंशन आपको एंगेज रहे यहाँ पे। तो हमने इस लालच से निकल के इस चीज से हमने पैकेज ही साल का रखा है। भाई आपने हमारे पास आना है तो आपको 1 साल के लिए हमारे साथ रहना पड़ेगा यहाँ पे। 1 साल है या आपके पास 13 दिन, मतलब 13 महीने हैं, जितने भी, अभी तो आप थोड़ा लेट हो गए, आपसे पहले भी बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक मकसद यही था कि हमने आपको एक अच्छे टाइम के लिए एंगेज रखना है, उस टाइम के अंदर हम आपको समझा सकें, टाइम टाइम के साथ समझा सकें, जो चीजें जिस स्टेप पे समझाना जरूरी है उस स्टेप पे हम समझाएं, और जो चीजें अभी नहीं समझाने वाली तो हम आपको उन चीजों में अभी ना डालें। मिसाल के तौर पे हमारे पास अभी फाउंडेशन कोर्स है जो कि आपका स्टार्ट होगा, उसके बाद आप कंपलसरी पे जाएंगे, कंपलसरी के बाद आप ऑप्शनल्स पे जाएंगे, ऑप्शनल्स के बाद आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, रिवीजन पे जाएंगे, फिर टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, आप टेस्ट सेशन देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको कहेंगे कि बेटा आप जाके आप एग्जाम में बैठ। अब हमारे यहाँ ये कल्चर एग्जिस्ट करता है अकेडमीज के अंदर कि बेटा 4 महीने का सेशन है, आप 4 महीने के लिए हमारे डिस्पोजल पे आ जाओ। 4 महीने में आप दिन रात, इन्होंने मतलब एक दिन में 6-6 घंटे के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, और उससे क्या होगा कि ना आपके पहले कुछ पढ़नी है चीजें, ठीक है, ना पढ़ाने वाले को पता होना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ना आपकी वो वैल्यूएशन कर सकता है, और ना ही आपके पास इतनी स्पेस होगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको जाके रिवाइज कर सको, उसके ऊपर फर्दर स्टडी कर सको, उसके ऊपर आप मजीद चीजों को सर्च करो। देखो जो मैंने चीज बतानी है वो आपके सामने सिलेबस है पढ़ा हुआ, उस सिलेबस को सामने रख के आपने वो चीज तो देख ली, लेकिन क्या दुनिया के ऊपर नॉलेज उसके बाद खत्म हो गया? क्या उस टॉपिक के ऊपर इससे ज्यादा कुछ नहीं था? क्या एंड पॉइंट था उसका? नहीं, उसके ऊपर बहुत कुछ था, जब आपको अभी देखना है, जो आपको अभी स्टडी करना है, लर्न करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो हम इस चीज को देखते हुए हम कहते हैं कि यार आप आओ हमारे पास टाइम से, टाइम से आए तो हम फाउंडेशन कोर्स में आपको रखें। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ही क्या है कि आपकी फाउंडेशन बिल्ड करना, जो कि कहीं भी नहीं करवाई जाती। तो फाउंडेशन में आपको वो कॉन्सेप्ट जो आपको कल को हवाई फायर लगने हैं, मैंने आपको ऊपर से गुजरने हैं, वो हम आपको टाइमली बता दें, ठीक है। वो चीजें वन बाय वन, एक बच्चे की उंगली पकड़ के जैसे ट्रैक पे नहीं लेके जाते, ऐसे उंगली पकड़ के आपको ट्रैक पे लेके जाया जाए और कहा जाए कि बेटा ये चीज करनी है और ये नहीं करनी। ये टॉपिक आपको हम जो बता रहे हैं, इन टॉपिक्स को अभी समझ लो, इनको अपना पार्ट बना लो। ये कल को जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, जब सब्जेक्ट्स को समझोगे, उस वक्त आपको ये टॉपिक सारे रिलेट करोगे जब इन चीजों के साथ, तो यकीन जानो, मैं अक्सर टर्म यूज करता हूँ, आप मां सज के करोगे उस टाइम। चलो शुक्र है यार हमने ये चीजें टाइम से पढ़ी थी। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, अगर आप जो सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स को अगर ईमानदारी से, देखो एक होती है टीचर के बिहाफ पे ईमानदारी, एक एस्पायरेंट के बिहाफ पे भी ईमानदारी होती है। अगर आप अपने बिहाफ ईमानदारी के साथ उन चीजों को करते हो जो चीजें यहाँ करवाई जा रही हैं, और सिर्फ ये नहीं कि मैंने जो स्लाइडें करवाई, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, जो मैंने आपको सह लेक्चर दिया, आप उस लेक्चर को यहीं पे करोगे, और लेक्चर को यहीं करने के बाद अब आप घर जाके जी मैंने कुछ नहीं करना, जो कि एस्पायरेंट की एक मेंटालिटी होती है, ठीक है। तो मैं उस मेंटालिटी के अगेंस्ट अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आप इस चीज पे रिलाय नहीं करना कि मैं क्या करवा रहा हूँ, आपको जो कुछ मैंने करवाया आपने घर जाना है, घर जाके उसके ऊपर मजीद सर्च करनी है, मजीद स्टडी करना है, तो आपका एक कोर्स के अंदर से चीजों कॉन्सेप्ट है उसकी आपकी एक बेस बन जाएगी। कल को आप जब बाकी सब्जेक्ट में पढ़ोगे उसमें जो होगा आपको रिलेट कर सकोगे। अब आपके सामने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से सबसे पहले आपके पास फाउंडेशन कोर्स है,
ऐसे ही है, फाउंडेशन ही है ना। उसके बाद जब आपकी फाउंडेशन हो जाएगी, उसके बाद कंपल्सरी सब्जेक्ट्स करोगे आप, ऐसे ही है। उसके बाद आप ऑप्शनल्स करोगे, उसके बाद आप रिवीजन करोगे, ऐसे ही है। उसके बाद क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज होगी। ओके, अब इसके अंदर आपको पता होगा कि जो फाउंडेशन कोर्स है इसके अंदर आपके पहले जो कॉन्सेप्ट बनाए जाएंगे वो की कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट से लेके। आपने कल को कोई भी सब्जेक्ट रखने हैं, सीएसएस के जो मेन सब्जेक्ट जो कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर वो कॉन्सेप्ट जो आपके काम आने हैं, वो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, उन कॉन्सेप्ट के बिना आपका गुजारा नहीं है, वो आपको की कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो करवा दिए जाएंगे। ठीक है, वो आपको मैं ही करवाऊंगा वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है आपकी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, जो कि आपको कॉन्सेप्ट, मिसाल के तौर पे आप केमिस्ट्री से हैं यार, आप केमिस्ट्री आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस बता सकते हैं आप मुझे। एक बंदा लॉ से आया, उसको लॉ का पता है, वो चीजें बता सकता है। आपकी क्या डिग्री थी, लिटरेचर की, मैथ्स कम्युनिकेशन, आप मैथ्स कम के जर्नलिज्म के बारे में मुझे बता दें, ठीक है। लेकिन एक बंदा जो है उसने, मैं अगर उसको पढ़ाना शुरू कर दूं कि आपने देखो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर स्टेट स्ट्रक्चर, उसका स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लॉ क्या होते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, हमारा जुडिशियल हिस्ट्री क्या है हमारी, उसके बाद हमारी स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कौन सी वो ऐसी फाउंडेशन है जिनकी बेसिस के ऊपर उनकी पावर डिसाइड की जाती है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स के डायनामिक्स क्या होते हैं, उसके अलावा हमारी सोसाइटी क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, हमारी सोसाइटी और सिविलाइजेशन का इंटरेक्शन क्या है, कल्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या चीज है, उसके अलावा आपको इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक डायनामिक्स क्या होते हैं, दुनिया के ऊपर पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या चीज है, उसके अलावा आपका जो पेट्रो डॉलर जो दुनिया के ऊपर एक पॉलिटिक्स है वो क्या चीज है, उसके अलावा आपकी बेसिक बिजनेस से रिलेटेड चीजें, बेसिक आप जीडीपी सुनते हो, आप उसके बाद इन्फ्लेशन सुनते हो, आप डेफिसिट सुनते हो, डिविडेंड डेफिसिट सुनते हो, ट्रेड डेफिसिट सुनते हो, ये सारी चीजें जो आप इकोनॉमिक्स से सुनते हो आपके ऊपर से गुजरती हैं, वो चीजें सारी होगी। इसके अलावा वॉर, पीस, इसमें काफी टर्मिनोलॉजीज आती हैं। उसके बाद कॉलोनियलिज्म सुनते हो, इंपीरियलिज्म सुनते हो, मार्क्सिज्म सुनते हो आप, ठीक है। ये इतनी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपने कल को जब पढ़नी है तो क्यों ना हम आपको अभी करवा दें, क्यों ना हम आपको अभी करवा दें। तो जब सिक्योरिटी स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज आप करो तो आपको पता हो सिक्योरिटी क्या है, वॉर क्या है, पीस क्या है, कौन सी इंटरेस्ट होते हैं स्टेट्स के जिनकी बेसिस के ऊपर जंगें होती हैं, को फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या चीज है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक हो गया। हमारी ज्योग्राफी क्या है, हमारी ज्योग्राफिकल बेनिफिट्स हमें क्या है, हमें थ्रेट्स क्या है, ठीक हो गया। हमारी डिफेंस पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, समझ रहे हैं ये बातें। ये सारी चीजें आपको अभी फाउंडेशन कोर्स के अंदर करवा दी जाएं, इसमें ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो बहुत से कॉन्सेप्ट जो भी आइडियोलॉजीज के रिलेटेड हैं, बहुत से और भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो ये आपकी हो। दूसरी है आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन, ऐसे ही है। आपको इंग्लिश के ज्यादातर इशू क्या आता है, सीएसएस के अंदर 99% बच्चों का मसला इंग्लिश होता है, ठीक है। तो आप एस्पायरेंट की साइकोलॉजी या साइकी उनकी देखो तो क्या होगी, सिंपली वो क्या करेंगे, वो इंग्लिश को एंड के लिए छोड़ देंगे कि जी ये हम सितंबर के बाद जाके करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अब मैं अगर आप एस्पायरेंट हैं, मैं अगर आपके बिहाफ पे ये चीज छोड़ दूंगा तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं करोगे। क्यों? इंग्लिश एक खौफनाक काम है। हम नेटिव स्पीकर नहीं है इंग्लिश के, मदर टंग नहीं है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश लिखना और फिर सही इंग्लिश लिखना, फिर क्रिएटिव इंग्लिश लिखना, फिर क्रिएटिव एनालिसिस करना मसला है। लिखने बैठोगे दिल नहीं मानेगा, सोचोगे चाय पी के करूंगा दिमाग ज़्यादा चलेगा, चाय पी लोगे, फिर सिगरेट पियोगे, ठीक है, खवातीन चाय पी लेंगे, लड़के सिगरेट पी लेंगे, फिर सोचेंगे नहीं अभी नहीं सही लिखा जा रहा, यही समझ नहीं इंग्लिश की आ रही, मैं ना सोता हूँ, सो के उठूंगा तो करूंगा, सो के उठ के बैठोगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा,
फिर कहोगे पहले दूसरा सब्जेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद इंग्लिश क्यों करूंगा, फिर नहीं होगी। फिर कहोगे छोड़ो कल करूंगा, नहीं, फिर वीकेंड पे करूंगा, नहीं, करते करते साल गुजर जाएगा। ऐसे ही है नहीं जी, होता है ऐसे। हर एस्पायरेंट का ये डायलेमा है, मैं रहा हूं, मुझे पता है इस चीज का। तो क्यों ना आपकी गीची पकड़ ले हम कि भाई कर, समझ रहे हैं? आपको पता हो ना अभी के सुबह सीएसएस के एग्जाम में, यकीन जाने पूरे साल में जो आपने तैयारी करनी है उसका 50% आप एक रात में कर लोगे। मैं जानना बात बता रहा हूँ। अगर मैं आपको कहूँ गन लेकर आपके सर पे खड़ा हो जाऊं, आपने 2023 के अटेम्प्ट देनी है, यकीन जाने आप बहुत अच्छी तैयारी करके दे देंगे। 10 साल आपको वैसे प्रेशर ना हो, एज की टेंशन ना हो, खवातीन को खास तौर पे होती है, एज की टेंशन होती है। ऑब्वियसली हमारा एक सोशल, हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, लड़कियों के एज के साथ एसोसिएटेड होते हैं कि अर्ली एज में इनकी शादियां की जाती हैं। और या आपको कमाने के लाले ना हो घर वालों की तरफ से कि बेटा हम कुछ कमा लें, ठीक है, तो आप यकीन जाने 10 साल ना करें, बैठे रहे यहाँ पे, एकेडमी में आए, यहाँ दोस्तियां बनाए, यारियां बनाए, और कुछ लोग यहाँ आते हैं वो अफेयर भी बना लेते हैं और उसके बाद फिर सीएसएफ गया दही लेने, ठीक है। तो क्या हुआ, आप नहीं करेंगे, तो क्यों ना आपको गर्दन से हम पकड़ लें, पकड़ के कहें करें इंग्लिश। अब वो जो चीज आपने सलाह और मशवरे करने थे, कभी सिगरेट के साथ मशवरा, कभी चाय के साथ मशवरा, कभी सोने के साथ मशवरा, कभी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मशवरा करके करना था, वो हम आपको मशवरा कहेंगे, मशवरे की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ मशवरा करें, ठीक है। तो आप इंग्लिश फाउंडेशन में आपको जो है ग्रामर के ऊपर काम करवाया जाएगा, ठीक हो गया। अब ग्रामर आपको पता है, इंग्लिश तो आपको आती है, ग्रेजुएशन करके आए आप सब लोग, ग्रेजुएशन के बिना तो कोई भी नहीं यहाँ बैठा ना, ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट भी है। इंग्लिश तो आपको आती है लेकिन गलत इंग्लिश आती है। अब गलत इंग्लिश भुलाना है आपको, वो हमने अनलर्न करवाना है आपसे, और सही इंग्लिश सिखानी है आपको। टाइम लगेगा ना, 1 महीने में तो नहीं होगा ये, ठीक है। इसमें फिर क्या होगा, फाउंडेशन कोर्स में आपको इंग्लिश ग्रामर पे काम करवाया जाएगा, आपको यूनिट्स कराए जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग करोगे, उससे क्या हो जाएगी, आप इंग्लिश ठीक हो जाएगी। अब आपकी कंसेप्चुअल फाउंडेशन बिल्ड हो गई है, इंग्लिश की फाउंडेशन भी बिल्ड हो गया। अब कंसेप्चुअल फाउंडेशन के साथ एक और है, वो हमारी करंट अफेयर और आपको चीजों को एनालाइज करने की फाउंडेशन, उसमें आपको बुक रीडिंग करवाई जाएगी, ठीक है। अच्छी बुक्स हैं जिन्होंने आपको हेल्प कर सकती हैं, उससे एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, वो ये दोनों का काम करेगी, ये इन दोनों का काम करेगी। एक तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे वो बुक्स पढ़ने से, अब बुक पढ़ने से आपकी इंग्लिश भी ठीक होगी। उसके बाद आपको आर्टिकल रीडिंग जो है वो डॉन की वो करवाई जाएगी, उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, क्रिटिकल एनालिसिस भी बिल्ड होगा आपका। ऑब्वियसली चीजों को एनालाइज कैसे करना है, अगर मैं आपसे अभी कहूँ, मैं आपको लेट सपोज आपको पूरी क्लास में फॉरेन पॉलिसी पे देता हूँ, फॉरेन पॉलिसी के बाद मैं कहता हूँ बेटा खड़े हो जाए, बताएं फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की कैसे ठीक हो सकती है। अब आपने पढ़ा सब कुछ हुआ, लेकिन आप क्रिटिकली कुछ नया नहीं मुझे दे पाएंगे, जो सुना होगा मेरे मुंह पे मार देंगे, ऐसे ही है। अब क्या होगा, उसका फायदा नहीं। अब सीएसएस के अंदर लास्ट ईयर 49 यस ये एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, इन्होंने दिया स्क्रीनिंग, क्या स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, जिन्होंने एप्लीकेंट थे और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अब बाद में पास शास करने के बाद जिन लोगों ने अपीयर हुए स्क्रीनिंग में, अपीयर किया, वो 35,000 के करीब थे, ठीक है। उसमें से भी 20,000 जो है वो सीएसएस का पेपर देने के लिए उनका जिगरा बना, ठीक है, अपीयर हुए फाइनल एग्जाम्स के अंदर। उस 20,000 में से पास कितने हुए हैं, 394, हो जाए 49,000 से, और इसमें से निकल के रह जाएंगे 220, ठीक हो गया। मोस्टली वो पंजाब के लोग निकलेंगे, ठीक हो गया, तो जो सीटें कम और लोग ज्यादा होते हैं पंजाब, वही ना मेरिट की वजह से। अब मुझे बात बताएं, आप सब लोग क्या वो जो 48,000
700 क्या उनमें आने के लिए यहाँ आए हो या फिर 220 में आए हो, आने के लिए आए हो यहाँ पे? ऑब्वियसली 220 के लिए आए हो ना आप लोग। अब 220 वालों की कुछ खासियतें होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं उनकी। एक, यहाँ पे उनकी फाउंडेशन ठीक होती है। इसकी ये मैं शर्तिया कह रहा हूँ, यहाँ पे फाउंडेशन उनकी ठीक होती है, उसकी वजह है। लेट्स सपोज आपने रट्टा लगा के रिटर्न क्लियर भी कर दिया, आपने साइकोलॉजिकल में जाके बैठना है। 2 दिन साइकोलॉजिकल होता रहता है सीएसएस का, 5 मिनट की सिर्फ ब्रेक मिलती है बीच में, 5-10 मिनट बाद फिर बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, एक के बाद एक पेपर, एक के बाद एक, सारा दिन लेते हैं। सुबह 9 बजे बुलाते हैं, शाम 5 बजे छोड़ते हैं। सुबह अगले दिन फिर 9 बजे बुलाएंगे, शाम 5 बजे छोड़ेंगे। सारा दिन रगड़ेंगे आपको। उसमें आपको वो सोचने का टाइम नहीं देंगे कि किसी भी सवाल का जवाब आप सोच के दे सकें। वो देना है जो आपके अंदर है, जो इधर है और इधर है। सच लेते हैं आपका, आप हो क्या, अंदर से खाली हो या अंदर से भरे हुए हो, समझ रहे? नंबर 2, जब ये इधर से भी निकल जाओगे, उस साइकोलॉजिकल की रिपोर्ट आपके पैनल के आगे रखनी जाएगी, जनाब ये अंदर से खाली है या अंदर से भरा हुआ है, या कितना भरा हुआ है। फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर फिर रट्टा लगाया हुआ, चीजों का पता नहीं है, सुपरफिशियल नॉलेज है, सतही तैयारी है, सुर्खी बॉर्डर किया हुआ है, अंदर की डैन निकाल लेगा बैग वो आपकी, ठीक है, मुंह फौरन धो देगा आपका उधर ही, ठीक है, तो आप वहां पे एक्सपोज हो जाओगे, नहीं रखेंगे। तो इसलिए फाउंडेशन जो है आपकी खाली नहीं होनी चाहिए, आपकी सतहों के अंदर मजबूत गहरा होना चाहिए, कंक्रीट की तरह सख्त होनी चाहिए। इसका फायदा क्या है? एक तो जब आप अपनी तैयारी करने जाओगे, अपने ऑप्शनल और कंपल्सरी की आपको आसानी होगी। दूसरा, आपका क्रिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छा होगा, आप बड़ा अच्छे तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग कर सकोगे। और उस एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल एनालिसिस का आपको फायदा कहां पे होना है? ऐसे राइटिंग के अंदर। और आपके आजकल सीएसएस का हर पेपर जो है वो जेनेरिक नहीं आ रहा, जनरल सवाल नहीं आते, आप बड़े हट के सवाल वो पूछता है, वो आपकी राय पूछ रहा होता है। मैं आपको पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर पढ़ा देता हूं कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। वो सिचुएशन बिल्ड करेगा, यस, वो बिल्ड करेगा कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान से चला गया है, तालिबान की रजीम वहां पे आ गई है, इस तनाजर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कौन सी थ्रेट्स हैं और पाकिस्तान को कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए। अब मुझे बताओ, सिक्योरिटी पॉलिसी तो मैंने आपको पढ़ाई थी, ये आगे वाली जो वाली बे तक तो पढ़ाया, ते से जीन चे हे ये किसने करना है? या ABC मैंने पढ़ाया, DEFGH किसने करना है? आपने करना है। दुनिया का सारा नॉलेज आपको किसी ने घोल के नहीं देना, स्पून फीडिंग नहीं हो सकती है पूरे नॉलेज की, तो आपने वो करना है ना। आप कैसे करेंगे जब फाउंडेशन खाली होगी? फाउंडेशन खाली है तो नहीं कर पाएंगे ना जी। तो अक्सर ऐसे होता है कि सवाल बड़ा आसान होता है, एस्पायरेंट ने बड़ा भी होता है, तैयारी भी पूरी होती है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सवाल छोड़ आता है, कहता जी मैनू आंदा ही नहीं सी, मुझे आता ही नहीं था। सिचुएशन यहाँ पे क्या होती है? सिचुएशन ये होती है कि उसने थोड़ा सा बात को इधर से इधर कर दिया होता है। सब बात वही होती है, कान को इधर से पकड़ने की बजाय इधर से पकड़ता है वो, और आपको समझ नहीं आएगी। वो क्यों समझ नहीं आएगी? क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग से खाली थे, ठीक है। आप समझ ही नहीं पाए कि जो वो बात पूछना चाह रहा है, इस बात का तो मुझे पता है, फलां फलां फैक्टर्स को मैं निकाल लूं अगर, तो ये सवाल तो बन जाएगा बड़ा अच्छा। इसलिए आपको इन चीजों को करवाना इसलिए जरूरी है पहले कि आपकी फाउंडेशन भर दी जाए, एटलीस्ट आपको ऊपर नेकी सही, लेकिन हमारे लिए भी नेकी है। क्यों बोला? आपको ये फाउंडेशन करवा लेंगे ना, कल आपने ऐसे पढ़ना है, मेरे से पढ़ते हैं तो मैं सर नहीं पकड़ूंगा तब, क्योंकि इंग्लिश ठीक हो चुकी होगी आपकी। उस टाइम पे जाके जब आपने ऐसे पढ़ना है, आपकी ग्रामर की गलती नहीं मैं निकाल रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात? ऐसे
के अंदर जब आप ऐसे करोगे उस टाइम आपके अंदर ग्रामर ठीक हो चुकी होगी, इंग्लिश आपकी ठीक हो चुकी होगी, आप उस टाइम ही ऐसे लिख सकते हो ना। ऐसे तो पूरी टेक्निक है, आप उस टेक्निक को देने लगे और आप इंग्लिश खाली हो। जब इसी तरीके से आपको कंपल्सरी और ऑप्शन करवाने लगेंगे तो आपको जो है एटलीस्ट आपकी फाउंडेशन के अंदर इतने कॉन्सेप्ट मौजूद होंगे कि वो चीजें पढ़ाते हुए टीचर को दिक्कत नहीं होगी, टीचर को भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आएंगे। और होता ये है कि कुछ चीजों को आपने ज्यादा टाइम देना होता है, कुछ चीजों को कम देना होता है। जब आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो गई है तो उस फाउंडेशन के बाद आपको पता होगा कि यार मुझे इन चीजों का तो पता है, मैं इन चीजों को ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं बाकी चीजों के साथ ज्यादा टाइम दे लूँ जो कि कंपल्सरी है, ठीक है। इसलिए आपको जो है फाउंडेशन कोर्स में जो ये तरतीब हमने रखी है, इसका बेसिकली जो इसके पीछे की विजडम ये है कि हम आपको जो है एक फाउंडेशन को, आपके पास पेजेस हैं सारे पढ़े, इनके ऊपर लिखी हैं चीजें इंग्लिश की। अभी इसके बाद आपकी क्लास होनी है, मैंने ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर में बताया। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। हमारे पास अभी आप लोग ये स्टार्ट करेंगे ना जब इंग्लिश की यूनिट, आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को हम दोनों को इकट्ठे जब लेके चलेंगे तो आपको ऑब्वियसली शुरू में ये चीजें एलियन लगेंगी कि ये चीजें क्या हैं, ये हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं और इन चीजों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब होगा क्या कि कुछ अर्से के बाद हम आपको कोई एक सब्जेक्ट जब आप साथ शुरू करवाएंगे ना तो आपके लिए तब बहुत इजी हो जाएगा उन चीजों को रिलेट करना, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, एस्पायरेंट्स आते हैं तैयारी करने के लिए, तो अब मैंने बड़ी दफा ट्राई किया है, मिसाल के तौर पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो लॉ से अगर रिलेटेड होगा तो ये रिप्लाई दे सकते, आपका शायद लॉ है आप दे सकते हैं, ठीक है, बाकी सोच में पढ़ जाएंगे क्या है, आपका लिटरेचर है ना, ठीक है, आपको इंग्लिश में आसानी होगी, ठीक है, आपको कानूनी बात समझने में आसानी होगी, आपको केमिस्ट्री की समझने में आसानी, आपको जूलॉजी बताया आपने, ठीक है, आपको जूलॉजी, आपका क्या सब्जेक्ट था मास मैथ्स का। बात क्या है, बात ये है तो मेरे पास जो सब्जेक्ट है सीएसएस के अंदर, उसमें सबसे पहला जो आपका पेपर होगा वो होगा एसए का, ऐसे ही है। उसके बाद आपका कंपोजिशन का पेपर होना है, ऐसे ही है। उसके बाद जीएसए का होना है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, इसको करंट अफेयर वन कहते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज जीके वन कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपका होगा करंट अफेयर का, इसको जीके टू कहते हैं। उसके बाद आएगा पाकिस्तान अफेयर्स का, इसको जीके थ्री कहते हैं, ये क्यों कहते हैं ये बता दो, ठीक हो गया। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज होगा, कभी भी इस्लामिक स्टडी पहले भी आ जाता है, ओके। अब ये जो है जीके वन, ये साइंस से रिलेटेड है, आपको जो मैथ और साइंस इसके अंदर आना है तो इधर आ जाएंगे। करंट अफेयर्स के अंदर जब आओगे, पाकिस्तान की स्टेट को सेंटर में वो रखता है, ठीक है, पाकिस्तान की स्टेट को वो सेंटर पॉइंट के तौर पे सामने रखेगा और इसको सामने रखते हुए वो चीजों को एनालाइज करेगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की स्टेट की इंटरनल पॉलिसी है, ऐसे ही है, एक फॉरेन पॉलिसी है, ऐसे ही है, एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, ऐसे ही सिक्योरिटी पॉलिसी, सारी पॉलिसी सामने रखेगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द रीजन के अंदर चेंजेस आ रही हैं और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनको सामने रखते हुए वो आपसे सवाल करेगा। छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको पता है यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई है इस टाइम, रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है इस टाइम। अब वो रशिया और यूक्रेन दोनों यूरोप के अंदर आते हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर वो आते हैं, यानी यूरोप बड़े आजम यूरोप में, अगर उर्दू में कहूँ तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर। अब वहां पे जंग लगी है, असरात हमारे घर तक है, असरात हमारे घर तक है, हमारी जेबों तक है। महंगाई फील फील कर रहे हैं आप लोग, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, ये सारा, एक सेकंड में,
ओके जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसके इफेक्ट्स आपके घरों तक आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये जंग लगी क्यों, इसके पीछे कंट्रीज के कोल्ड वार का जमाना था, जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम की लेगेसी थी, ठीक है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जंगें थी। अब आपको ये सारी बातें समझ नहीं आनी। कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, जंग अजीम अव्वल क्या थी, यानी वर्ल्ड वार वन क्या थी, वर्ल्ड वार टू क्या थी, ये बातें आपके ऊपर से गुजरेंगी ना, लेकिन इसका बैकग्राउंड तो है पीछे, सही है। उसके बाद सोवियत यूनियन क्या थी वो बताना पड़ेगी आपको, ब्रेक ऑफ सोवियत यूनियन क्यों हुआ था वो बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा ये जो जंग हो रही है इसके अंदर इंटरेस्ट क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक कम्युनिटी किस तरीके से इससे इम्पैक्ट हो रहा है, उसका ग्लोबल ट्रेड किस तरह से इम्पैक्ट हो रही है, और पाबंदियां क्यों लग रही है रशिया के ऊपर, वो जो सैंक्शन या पाबंदियां लगती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। वो पाबंदियां समझने के जरिए आपको इकोनॉमी की समझ हो, ठीक है, आपको जीडीपी की समझ हो, आपको ग्लोबल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी समझ हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की समझ हो, ये कैसे वर्क कर रही है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि एक दिन सुबह उठ के रशिया उठा, रशिया ने सोचा कि यूक्रेन जो है ये मेरी बात नहीं मान रहा, तो यूक्रेन पे रशिया ने जो है वो अपनी फौजी चढ़ाई कर दी। इतनी तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने ये किसी प्रेप या केजी की क्लास में ये कहानी नहीं सुनानी। आपने इस मुल्क के सबसे सुपीरियर सर्विस के लिए सबसे सुपीरियर एग्जाम में बैठने जा रहे हो, और सबसे सुपीरियर एस्पायरेंट्स के तौर पे आपको देखा जाएगा कि आपका दिमाग सबसे सुपीरियर है, ठीक है, इस डायमेंशन में। नाम ही इसका सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है, ठीक है। तो आपको सुपीरियर ही माना जाएगा ना, आपके इंटेलिजेंस को सुपीरियर माना जाएगा, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस को, आपके नॉलेज को, हर चीज को सुपीरियर मान के आपका पेपर देखा जाएगा। अगर आप कच्ची पक्की वाले बच्चों की बातें करें, नर्सरी प्रेप वाले बच्चों की बातें करेंगे, मुझे पसंद नहीं आएंगी। तो वो तमाम फैक्टर्स आपको समझाऊं, अगर मैं आपको समझाने लग जाऊं कि कैसे रशिया में होने वाली, रशिया और यूक्रेन की होने वाली जंग मेरे घर तक भी आई है, पूरी दुनिया के हर घर तक गई है, वो जंग का आउटफ्लो और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, और वो क्यों इतना ज्यादा है, क्यों ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इंटरकनेक्टेड है, ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसे इंटरकनेक्टेड है। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, वर्ड बोलो ये क्या चीज है। अब ये सारी बातें आपको समझाई जानी चाहिए। जो टर्म्स मैं बोली जाऊं और आप इंप्रेस होते जाएं, मुंडियां हिलाते जाएं, ठीक है, मैं आपको इंप्रेस करने के लिए यहां नहीं खड़ा। यहाँ इंस्टीट्यूशन में आप इंप्रेस होने के लिए या इंप्रेस करने के लिए नहीं आए। आप जरूरतमंद थे और हम आपको जरूरत पूरी कर सकते थे। आप अपनी जरूरत पूरी करें, जितनी आपसे निकल सकती है निकलवाएं, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका बेनिफिट है। लेकिन जो मैं अगर आप बजाय इसकी कि आपको जरूरत पूरी करने का तरीका लगाऊं जो जनरली बनता है, एक बच्चा है उसको आप ABC पढ़ाने की बजाय आप डायरेक्ट उसको मुश्किल जो है वर्ड्स पढ़ाना शुरू कर दें, तो उसकी समझ में नहीं आएंगे। पर आप उसको वादा करें मैं आपको 12 लफ्ज पढ़ाऊंगा, उसके पैसे दो, 12 लफ्ज पूरे हो गए, चले बेटा आप जाएं, अब आपके 12 लफ्ज का वादा पूरा हो गया, अब आप जाएं, ठीक है। शर्त तो ये है कि जो 12 अल्फाज या 12 वर्ड जो आपने बढ़ाने थे वो बच्चे को समझ आए हैं कि नहीं आए। बात समझ रहे हैं, आपको समझ आए हैं या नहीं आए। बात तो तब बनती है ना, उसको समझ आए हैं जो आपके पैसे पे हलाल होते हैं, ऐसे ही है। और आपका फायदा देखें, एक इंस्टीट्यूशन से एक बच्चा निकल का ऑफिसर बनता है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन का भी तो फायदा है ना जी, ठीक है। आप लोग
इस चीज में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ये समझाने लग जाऊंगा फॉरेन पॉलिसी, ये तमाम चीजें रशिया की क्या थी, अमेरिका की क्या थी, यूरोपियन यूनियन क्या चाह रहा था, ठीक है, तो ये चीजें आपको यूक्रेन वॉर जो है वो अभी आप लिखते जाएंगे, हर लफ्ज आपको लगेगा ये भी। हर मैं अक्सर बात करता हूँ जब बच्चा नया नया आता है तो उसको हर रोजी वर्ड जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इवन वर्ड रोजी भी उसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हर रोजी वर्ड, हर रोजी टर्मिनोलॉजी उसको अट्रैक्ट करती है। यार सर के पास बहुत नॉलेज है, सर के पास यार वो नॉलेज आपके किसी काम का नहीं जब तक आप उस नॉलेज को खुद इंटरनलाइज ना कर लो। मेरे पास इतना भी नॉलेज हो, जब तक मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा तो मुझे कोई हक नहीं है उसका शो ऑफ करने का। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि बिना आपको समझाए, बिना आपको समझ आए, बिना आपकी बेस बनाए आपको चीजें पढ़ा देना शो ऑफ करने के मुतरादिफ है, ठीक है। तो आपको चीजें बताई जाएं इस तरीके से, आपकी उंगली पकड़ के कि ये बेटा इस तरीके से इंग्लिश में यहाँ नहीं पाँव रखना, इधर रखना है आपने, ठीक है। आप आर्टिकल्स यूज करते हैं, अक्सर पाकिस्तानियों का एक मुहावरा है, दा इंग्लिश वाला और पंजाबी वाला दोनों, जहां लग जाए लगा दो, ठीक है। पंजाबी में भी दा एक वर्ड है जिसको किसी को दाव लगाना, किसी को धोखा देना, ठीक है, उसको पंजाबी में दा कहते हैं, ठीक है। और उर्दू में भी टी एच ई धा होता है। तो हमारा तो सिंपल फार्मूला है, दा जिंदगी में कहीं लगता हो लगा दो, और इंग्लिश में भी जहां लगता हो लगा दो, लेकिन आपको नहीं लगाने दिया जाएगा, ना जिंदगी में ना इंग्लिश में, ठीक हो गया। आप इंग्लिश वाला तो हम जरूर पकड़ेंगे, जिंदगी तो फिर आपकी अपनी है, आप देखें किसको लगाना है किसको छोड़ना। वो एक ग्रामर की गलती होती है। आर्टिकल राइटिंग आपको बताया जाएगा यूनिट्स के अंदर कि आर्टिकल में आपने कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज करते हैं, ए कहाँ यूज करना है, एन कहाँ यूज करना है, दा कहाँ यूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पंक्चुएशन के ऊपर काम करवाया जाएगा, कॉमा कहाँ, सेमीकोलन कहाँ, ये तो सारा जब आपको ग्रामर कराई जाएगी, आपको टेंसेस करवाए जाएंगे, आपको यानी जीरो से एक किस्म का स्टार्ट करवाना फ्रॉम स्क्रैच, और जरूरत भी होती है इस चीज की। आप गलत फाउंडेशन के ऊपर जब इमारत बिल्ड कर लेते हैं तो उसको ठीक करने के लिए फाउंडेशन को तोड़ना पड़ता है, सारी इमारत फिर नीचे गिरती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से चीजों को गलत लर्न करके आए होते हैं। सीएसएस के अंदर ये नहीं है कि ये, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एफपीएससी यानी कमीशन वाले बुच्चर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि बुच्चर होना बनता है। जब इतने बच्चे आ जाएंगे, इतनी सीटें होंगी, तो कसाई तो बनना पड़ेगा ना जी उनको। तो वो बुचरी जो लगती है उसके अंदर आप लोगों ने अपनी बोटी और अपना मांस कैसे बचाना है, ये तो हमने आपको सिखाना है ना जी। और आपने लालची बन के सीखना है, ये आपको मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि आपने लालची बन के सीखनी है वो चीजें। जितना आप ले लोगे वो आपके काम आएगा, और उस चीज को जब इधर से लेके जाओ तो चीजों को आप लर्न करो। तो जब आपकी इंग्लिश फाउंडेशन की क्लासेस हो रही होंगी, आप आर्टिकल रीडिंग करेंगे, उसके बाद बुक रीडिंग करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें करवाई जाएंगी। फायदा क्या होगा, कुछ पैरेलल चलेंगी, कुछ स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। फायदा ये होगा कि आप लोगों के अनकॉन्शियस के अंदर, तो फ्राइड कहता है ना, किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो वो कहता है कि इंसान का जो मेरी पर्सनालिटी जो मेरे सामने है ये बेसिकली 10% है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइसबर्ग की जो टिप होती है वो 10% सिर्फ होती है, 90% आइसबर्ग नीचे होता है पानी। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो कॉन्शियस बीइंग है मेरी, और 90% मेरी अनकॉन्शियस बीइंग है। मेरी पर्सनालिटी का 90% हिस्सा अनकॉन्शियस में सेफ है मेरे। अब मुझे नहीं पता उसका, मेरे ट्रेड्स, मेरी हैबिट्स, मेरा कैरेक्टर, ये तमाम चीजें वो 90% डिसाइड कर रहा है, क्योंकि वो ज्यादा है ना जी। तो आपका वो जो अनकॉन्शियस है, एक्चुअल बिहेवियर वही डिसाइड करेगा। आप जब सीएसएस के या बीएमएस के एग्जाम्स में बैठोगे, यकीन जानो फर्स्ट क्लास से लेके आज तक जो कुछ सीखा होगा वहां काम आएगा। ये मैं आपको शर्तिया मेरे लफ्ज लिख लो कहीं पे, आपको हर एक चीज याद आएगी वहां पे, क्योंकि आप वहां फिलोसोफर होते हो, आपके पास 40-27 पेजेस की शीट होती है, आपकी पेंसिल होती है, आप और खुदा, दो ही उस टाइम लोग, यानी दो ही होते हैं जो जानते होते हैं क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। तीसरा बंदा तो बाद में पढ़ता है ना, जो आपको नंबर देता है। उस वक्त आप और आपका खुदा ही होता है उस टाइम वहां पे मौजूद। इसलिए तो खुदा की जात आपके ऊपर कर्म करे उस टाइम, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपने दिमाग को, उसके अनकॉन्शियस को उस लेवल पे बिल्ड कर लो, ठीक है। तो जब आप आर्टिकल्स वो पढ़ोगे या जब बुक्स पढ़ोगे, तो आपके अनकॉन्शियस के अंदर बहुत सी चीजें, बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो बैठते जाएंगे। उन कॉन्सेप्ट को जब आप
कंपल्सरी पे आओगे आप, तो उसी टाइम उसका फायदा सामने आना शुरू हो जाएगा। सम टाइम ये होता है कि एस्पायरेंट अपनी नजर से चीजों को देख रहा होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको और आपके एक दोस्त है, 2 डिफरेंट टीचर्स के पास चले गए आप पढ़ने के लिए। एक टीचर आपको, एक लेट सपोज आप इंग्लिश के टीचर के पास गए हो, एक टीचर आपको क्या करता है कि आपको पहले पंक्चुएशन और आर्टिकल्स और इस तरह की चीजें करवाता है, ठीक है। एक टीचर आपको पहले टेंसेस करवाता है। अब टेंसेस वाला जो पढ़ रहा है उसको लगेगा कि यार मेरा टीचर की पंक्चुएशन क्यों नहीं करवा रहा मुझे, और पंक्चुएशन और बाकी चीजों वाला लगेगा यार मुझे टेंसेस क्यों नहीं करवा रहा, ठीक है। अब दोनों अपनी जगह पे ठीक भी हैं और दोनों अपनी जगह पे गलत भी हैं, ठीक हो गया। आप जब चीजें पढ़ोगे आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम लगेगा कि हमने अभी तक क्या हासिल किया। सेल्फ एवेल्युएशन करने की कोशिश करोगे। तो मैं पंजाबी में मैं कहता हूँ मुड़े सोड़े पै जाते, ठीक है, बच्चे सोड़े पै जाते। तो वो होगा ये, इसका उर्दू में मीनिंग ये है कि मतलब जल्दी में पढ़ जाना, मतलब आपको यार ये क्या तंग आ जाना। हकीकत ये है कि आपकी एवेल्युएशन टीचर कर रहा होता है और ये बड़े सब्र और तहम्मुल का काम है, और ये कंपटीशन के एग्जाम तहम्मुल वाले लोगों का ही काम है और कंसिस्टेंट लोगों का काम है। तहम्मुल मिजाजी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहो। मैं अक्सर कहता हूँ जरूरी नहीं अब 8 घंटे पढ़ो, अब 1 घंटा पढ़ लो, ठीक है, रोजाना पढ़ो। 1 घंटा कर लो काम, लेकिन रोजाना करो। जिस दिन आपकी वो रूटीन ब्रेक हो जाएगी, आप मत समझो कि आप अगले 3 दिन में उसके इफेक्ट आपके ऊपर रहेंगे, आप उसे नहीं बाहर आ पाओगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आप एज एन एस्पायरेंट ये चीज समझ लें, यार वो आसमान से नहीं वो लोग उतरते जो लोग ये सीएसएस करते हैं, वो इसी मिट्टी का खमीर है, वो भी जिस मिट्टी का आप खमीर हो। इन इंस्टीट्यूशन में वो लोग पढ़े हैं जिधर आप पढ़ के आ रहे हो, यही डिग्रियां उन्होंने ली थी जो आपके पास है। इधर ही वो लोग बैठे हुए थे सारे, जहां आप लोग आज बैठे हो। इसी सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ वो लोग आए थे जिस जज्बे के साथ आप आए हो। मसला क्या है कि आपका जज्बा कम होता जाएगा। अल्लाह ना करे हो, मेरी तो उम्मीद है, मैं इंशाल्लाह होने भी नहीं दूंगा, आपके साथ हूँ, ठीक है। तो जज्बे को कम ना होने दो, और चीजों को जो सीखो यहाँ पे उनको घर जाके करो। कोई फायदा नहीं है इधर आने का, इस एक्टिविटी का, अगर आपने जो जहां से सीखना है घर जाके समझ जाना है, ठीक है। मैंने पेपर नहीं देने, आपने देने हैं ना। तो स्किल आपके हाथ में आनी चाहिए, आपका दिमाग बोले और आपका हाथ लिख ही जाए उस चीज को। तो आप लोग ये समझ लें कि आपने सोच लिया पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्जाम के साथ तबाह आजमाई का, आप यही ग्रेटनेस है। अक्सर लोग सोचते हैं ना, वो हमारे इनके लोग बताए हैं उनकी बड़ी टेंशन होती है, ना हुआ तो क्या कहेंगे। तो मैं अक्सर एस्पायरेंट को कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये बात सोचो, आप ऑलरेडी जंग जीत चुके हो। आपने जंग तो सबसे बड़ी चुनी ना यार, इस मुल्क की सबसे बड़ी जंग चुनी है आपने। जंग तो पहले जीते हुए हो आप लोग। हारे देखो, एक बंदा है उसने इलेक्ट्रिशियन बनना पसंद किया, इसने एक ने सीएसपी बनना पसंद किया। एक बंदा अगर इलेक्ट्रिशियन में सक्सेसफुल भी है, तो जो बंदा सीएसपी बनने में अनसक्सेसफुल रहा है वो इधर से उससे ऊंचा था, तो इसलिए उसने जाके वो जंग ही बड़ी चुनी थी। अपने आप को पहली बात तो यही समझा ले कि आप यहां से सुपीरियर थे तो आपने बड़ी जंग चुन ली है, ठीक है। और इस जंग के कुछ अब असूल और ज़ाबिते हैं, ठीक है। और अपनी पर्सनालिटी को मजीद एलिवेट करो थोड़ा सा, उन असूल और ज़वाबित को शुरू कर लो अपने साथ। और वो क्या है? एक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो यकीन जाने ये डिसिप्लिन सिर्फ आपके पढ़ाई में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपने यहां जंग तो आप उसी वक्त ही जीत गए हो जब आपने इस मुल्क की सबसे सुपीरियर एग्जाम के साथ तबाह आजमाई का फैसला किया। ऐसे ही है, कांस्टेबल की भर्ती के लिए नहीं आप लोग जा रहे, सीएसपी बनने के लिए जा रहे हो ना जी। तो जंग तो आपने उसी वक्त ही जीत ली, लेकिन अब इसके कुछ ज़ाबिता और अखलाक है, वो आपने देखना है क्या। फर्स्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपकी हैबिट्स के अंदर, आपकी रूटीन के अंदर, सोने उठने की, खाने पीने की, हर चीज का डिसिप्लिन बना लो, वरना नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लोग वो भी कर जाते हैं जो जिम भी जाते हैं, जो स्पोर्ट्स भी करते हैं, जो शादियों ब्याहों और खुशी गमी पे भी जाते हैं,
दोस्तों से भी यार मिलते जुलते हैं, यहाँ पे वो लोग भी नहीं कर पाते जो पूरा पूरा साल सर दे के बैठे रहते हैं, ना खुशी पे जाते हैं, ना गमी पे खाते जाते हैं, ना खाना खाते हैं, ना सोते हैं, ठीक है, इवन नशे पे भी लग जाते हैं, लेकिन सीएसएस फिर नहीं होता। मसला ये नहीं है कि आपने कितना लोगों को दिखाया कि मैं कितनी एफर्ट कर रहा हूँ, मसला ये है कि अपने आप को बताना है कि मैं कितनी एफर्ट कर रहा हूँ, और अपने अंदर बोलता है बंदे का, जब किया होता है तब भी बोलता है, जब नहीं किया होता तब भी अपना अंदर बोलता है। और उन तमाम चीजों में मैं बताऊं आपको, आप पहले दिन यहाँ आए हो, आपको फाउंडेशन पे हम लगाने लगे हैं अभी, फाउंडेशन इंग्लिश की भी, इसमें आपकी ग्रामर ठीक करवाई जाए, और इसमें कॉन्सेप्ट्स की भी, आपकी कंसेप्चुअल फाउंडेशन बिल्ड की जाए, ताकि कल को आपने जो सब्जेक्ट्स उठाने हैं आपको उसमें, पहली बात तो आप मैदान ना छोड़ो, सबसे बड़ा बात यह है कि आप मैदान मत छोड़ो। आप मुझे अभी इंग्लिश का एक पैसेज लिख के दिखाओगे, मैं सुरख कर दूंगा उसको, गलतियां निकाल निकाल के, आप गिव अप कर जाओगे, और कर जाते हैं 90% लोग। शुरू में टीचर्स की आजकल हैबिट क्या है कि बच्चे की गलती नहीं निकालते, जब बच्चा चीज दे देता है, पक्का होकर फंस जाता है, उसके बाद उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ठीक हो गया। और गलती भी अगर एक पेज के ऊपर है 10 गलतियां तो एक निकाली जाती है एक वक्त के अंदर, तो बच्चा डिस्करेज ना हो जाए। मैंने आपको बताया कि हम तो सारे मिडिल क्लास ये पहले तो सोचते ही हैं कि ये जंग ही अमीरों की है, ये तो फील्ड ही अमीरों का है। हम सब लोग, आप सब लोग यहाँ अपनी फैमिलीज को, अपने खानदानों में बड़ा नाम लेने के लिए यहाँ आए हो ना, बड़ी जंग इसीलिए चूज की है ना कि आपका सर ऊंचा हो, आपके घर वालों का, आपके खानदान का सर ऊंचा हो, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, इवन पॉलिटिकली भी, यही है ना हमारे इंटरेस्ट होते ना जी। पब्लिक सर्विस तो हम पाकिस्तानी बड़े बाद में जाके हमारे ज़हन में ये बात आती है। मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मुझे पता है कि हम जब इस फील्ड में आए थे तो हमारे इंटरेस्ट क्या थे। एक बंदा जो इंजीनियरिंग कर रहा होता है वो सोशल साइंस में आता है तो किस इंटरेस्ट के साथ आया था, ठीक है, लेकिन इन दी एंड तो आपने पब्लिक सर्विस में आना, तो सर्विस आपको करवा देती है पब्लिक सर्विस, इस मकसद के लिए आते हो, सर्विस आपको करनी पड़ती है, जितना मर्जी कर लें, अल्टीमेटली आपको सर्व करना पड़ता है स्कूल को, और करना चाहिए भी, और बंदा खुशी से करता भी है, ठीक है। तो आप सब लोगों ने जिस चीज के लिए आए हो, हम सब लोग समझते हैं कि हमारी जंग नहीं है, हम नहीं जीत पाएंगे। अगर पहले दिन ही आपके ऊपर हवाई फायर मैं शुरू कर दूं, आप लोग वाकई श्योर हो जाओगे कि मेरी जंग नहीं है, ये मेरी जंग ही नहीं है यार। वो कुछ बड़ी मतलब जियो स्ट्रैटेजिक बातें कर रहे थे सर, बड़ी जियो स्ट्रैटेजिक बातें कर रहे थे, तो जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उसके बाद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, अजीबोगरीब बातें थी, वो पता नहीं क्या दुनिया थी, क्या लोग थे, सारे गर्दनें हिला रहे थे, सबको समझ आ रही थी, मुझे समझ नहीं, हकीकत बात ही किसी को समझ नहीं आ रही होती, बस सारे अपने दिल में कह रहे थे सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है, ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैंने आगे आपके साथ चलूंगा, मैं बड़ा ऑनेस्टली पढ़ाता हूँ और बड़ा ऑनेस्टली पूछता भी हूँ फिर दबा के, ठीक है। तो ये सारे सोच रहे होते हैं कि बस मुझे समझ नहीं आ किसी को भी नहीं रही होती। तो इसमें आप लोगों ने, हमने इस चीज में कि आप पहले दिन भाग जाएं, ये चीज आपको करवा दी जाए कि उसके बाद आपके ऊपर जो चीजें पड़े आपके लिए आसान हो जाए। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हमारा जो टाइम चलेगा इसके अंदर ये फाउंडेशन कोर्स भी है, उसके बाद कंपल्सरी करवाए जाएंगे आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इंशाल्लाह इन तमाम स्टेप से गुजरेंगे तो ये, इससे पहले हम आपको बैठने नहीं देंगे, ये आपसे करवा के बिठाएंगे आप कि जो कुछ सीखा है भाई आप हमें आउटपुट भी दो, साल पूरा मुंडी हिलाते रहे यहाँ बैठ के, ठीक है, तो अब हमें भी कुछ दो ना, हम भी आपको एवेल्युएट करें, क्योंकि हमारा फेस भी जाना है एफपीएससी के सामने कि हमने क्या बोया है जो कटने जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज इधर इंशाल्लाह आप शुरू करने लगे हो